साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज समान अध्ययन के अंतर्गत भौतिकी का जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो क्लास को और अपने सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो चलिए, जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा कि फिजिक्स में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे थे जिसकी शुरुआत किया था मैंने पिछले क्लास में। नाम था इलास्टिसिटी और इसी को हम लोग समझ रहे थे, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये 2 क्लास चलेगा और तब समान अध्ययन के अंतर्गत इलास्टिसिटी से संबंधित जो भी चीजें हैं आप आसानी से समझ जाएंगे और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो जहां तक पढ़ लिए थे उससे आगे चलते हैं। और हम जो छोड़े थे पिछला क्लास, वो छोड़े थे एक महत्वपूर्ण राशि पर जिसका नाम था स्ट्रेस। ये ध्यान रखना, जिसको हमने कहा था हिंदी में प्रतिबल। तो स्ट्रेस या प्रतिबल क्या है ये हमने समझाया आपको पिछले क्लास में कि जब किसी पिंड पर हम फोर्स लगाते हैं, पिंड इलास्टिक होता है, तो ऐसे इलास्टिक पिंडों में फोर्स लगाने के उपरांत आंतरिक रूप से एक बल कार्य करने लगता है। हम चाहते हैं उसको खींचकर बड़ा करें या छोटा करें, तो वो अपने पुराने स्वरूप में वापस आना चाहता है। यही इलास्टिक प्रॉपर्टी है पिंडों का। तो जो वापस आने का फोर्स है, पुराने शेप में जो आना चाह रहा है वो, उसके लिए जो बल लगाएगा उसी को प्रतिबल कहते हैं। हमने कहा था कि अगर एक पिंड ले लें ऐसे और इस पिंड को आप बल लगाकर बड़ा करना चाहें, ऐसे ये पिंड हो जिसका सरफेस एरिया क्षेत्रफल ए हो और इस पर बल लगाकर इसको आप बड़ा करना चाहें, जैसे रबर लेते हैं खींचते हैं, तो हम बड़ा करना चाहेंगे। क्योंकि इलास्टिक है रबर या कोई भी पिंड जो इलास्टिक होगा, आप ऐसे खींचेंगे तो ये चाहेगा कि वापस अपने शेप में आ जाए। तो हमारे खिंचाव से या जो फोर्स लगा उसके खिंचाव से इंटरनल एक फोर्स क्रिएट हो रहा है और वो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। आपके बल के क्या है, अगेंस्ट काम कर रहा है। तो आपने बल लगाया ये, तो ये जो लगा वो बल है और ये बल के अगेंस्ट में जो अंदर लग रहा है, ये अंदर वाला जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये वापस आना चाह रहा है, ये क्या है, प्रतिबल। बल के अगेंस्ट कार्य करने वाला बल। और प्रतिबल हमने कहा था कि जो आकलन करते हैं, इसका गणना करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसका कंडीशन क्या है कि किसी भी पिंड पर बल जब अप्लाई किया जाए तो एकांक क्षेत्रफल में जो बल क्रिएट हो जाता अपने आप, उसको प्रतिबल कहते हैं। जिसके लिए हमने आपको प्रतिबल का एक फॉर्मूला बताया था, व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहां पर जब प्रतिबल कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स बटा एरिया लेते हैं। ये ध्यान रखना, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। ये जब लेंगे तो ये जो राशि मिलेगा हमको, इसी को हम लोग प्रतिबल कह रहे हैं। तो ये सब बताए थे पिछले क्लास में। तो बल का इकाई क्या होता है, हमने कहा था कि बल का इकाई कई जगह पढ़ाया गया है। तो बल का इकाई न्यूटन होता है। तो न्यूटन जो खोजा था बल को, हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर में भी। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट क्या हो गया प्रतिबल का, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बीमा अगर निकालें कि डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपसे पूछेगा जीएस में। फिजिक्स में अगर यहां से सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा कि प्रतिबल का इकाई क्या होता है, प्रतिबल का बीमा क्या होता है जीएस में। तो यहां ध्यान रखें कि अगर जब इसकी इकाई निकाले न्यूटन प्रति मीटर, तो बीमा क्या होगा, तो न्यूटन का हम निकाल चुके हैं पहले भी। ये और बटा मीटर है, 2 लंबाई है, तो एल का पावर 2। तो सॉल्व करेंगे, एल ऊपर जाएगा तो -2, तो एम -2 और +1 -1 और गुना t-2। ये ध्यान रखना है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये दोनों राशि को पहले तो आपको याद रखना है। इलास्टिसिटी चैप्टर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा आपसे। तो इतना चीज हम लोग पढ़ लिए थे कि बल लगाने से इंटरनली जो फोर्स लगता है उसको प्रतिबल करते हैं और प्रतिबल यूनिट एरिया में लगने वाला बल को बताता है। अब यहां के बाद इसी इलास्टिसिटी से जब हम ये काम कर रहे हैं तो एक और राशि का निर्माण होता है जिसको स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन मतलब हिंदी में विकृति। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था
जो पहले नहीं देखें वो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर को देखें सिस्टमेटिकली, क्रमबद्ध तरीके से, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जो ऑर्डर से वीडियो लोड किया गया है या जो क्लास लिया जा रहा है 1 से लेकर जितना भी, एक के बाद दूसरा देखेंगे तो आपको चीजें सब कोरिलेट हो जाएगा, जुड़ेगा, और तब आपको आसानी से समझ में आएगा। बीच में कहीं से शुरू करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो, तो वो परेशानी से बचने के लिए आप वीडियो को शुरू से देखें और कंटिन्यू देखें, बीच बीच में छोड़े नहीं। अब आगे चलें तो एक हमने कहा एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेन है, जिसको विकृति कहते हैं। तो विकृति तो वर्ड हिंदी में बहुत कॉमन है। विकृति मतलब सिंपल खराबी होता है, कहते हैं ना कि इसका चेहरा विकृत हो गया, मतलब चेहरा खराब हो गया। तो हमने कहा था शुरू में इलास्टिसिटी में कि नेचर ने जिसको भी जैसा भी बनाया है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। भगवान का बनाया हुआ कोई भी क्रिएचर, कोई भी चीज खराब नहीं हो सकता। हमारे नजरिए का दोष है कि हम किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, तो अलग मैटर है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर नेचर का दिया हुआ कोई भी आकार, कोई भी शेप को अगर किसी भी रूप में बदल दिया जाए, भले आप उसको अच्छा ही बना दिए हो, लेकिन आप उसको चेंज करते हैं तो चेंज का जो मेजरमेंट होता है उसको स्ट्रेन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और इसके चलते पुराने आकार से नए आकार में एक तुलना किया जाता है कि पुराना आकार कैसा हुआ और नया आकार जो था वो कैसा हुआ। तो नया आकार जो बदला वो और पुराना आकार जैसा था उसमें अगर तुलना करेंगे तो जितना आपको अंतर बुझाएगा वही अंतर क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। जैसे एक रबर लें तो रबर अपने नेचुरल लेंथ में, आप खींचे उसको लंबा किए तो थोड़ा सा लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले कितना लंबा था और खींचने के बाद कितना लंबा हुआ, इस पर जब आकलन करेंगे तो आपको एक राशि की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है, स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या है कि ध्यान रखना, स्ट्रेन जब भी कैलकुलेट होता है तो इसके द्वारा आकार में परिवर्तन को मापा जाता है कि आकार में परिवर्तन किस रूप में हो रहा है। इसी को समझने के लिए विकृति नामक भौतिक राशि हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब परिवर्तन देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो परिवर्तन जब भी स्ट्रेन का एकांक निकालेंगे तो ध्यान रखना है ये परिवर्तन जो होता है एकांक आकार में होता है। एकांक आकार में या सिंपली अगर उसको कॉमन रहे तो सिंपली ये कह सकते हैं कि भिन्नात्मक परिवर्तन जो होता है, फ्रैक्शनल चेंज, भिन्नात्मक परिवर्तन किसमें, शेप में। परिवर्तन अगर आकार में निकाल लें तो वही भिन्नात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। तो टोटल में नहीं देखना, यूनिट में देखना है कि एकांक में कितना बदला, चाहे वो लंबाई हो तो, चाहे वो क्षेत्रफल हो तो, या वॉल्यूम हो तो, वो सब को आपको आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन अगर आकलन कर लेते हैं एकांक आकार में तो उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। जैसे कॉमन एग्जाम्पल से समझें, बिल्कुल आसान है, यहां कहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहां पर हम एक मान लेते हैं कि एल लेंथ का एक कोई चीज ले लेते हैं, लोहा हो सकता है, रबर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी। एक पिंड है जिसकी लंबाई एल है, ये ध्यान रखना। अभी हमने कहा कि फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाएंगे ऐसे तो फोर्स के हिसाब से इसकी लंबाई बदलेगी। बाहर की तरफ खींचेंगे तो लंबा होगा और हथौड़ी से दोनों तरफ से पीटेंगे तो छोटा हो जाएगा। फोर्स लग रहा है मतलब बदलाव हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है फोर्स लगाने से। तो नॉर्मली एल लेंथ का था और हम एक फोर्स लगाए इसको लंबा करने के लिए। तो फोर्स लगाए, रबर लिए ऐसे और रबर को ऐसे पकड़ के खींचे, तो एल लेंथ का था पहले, और जब फोर्स लगा दिए तो ये रबर एल से इतना बड़ा हो गया खिंचाव के कारण। तो खींचे तो बड़ा होगा और मोटाई इसकी घटेगी, पतला हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये एल लेंथ का था, अब कितना हो गया, तो एल पहले था ही और एल में कुछ ना कुछ क्या हो गया, लंबाई बढ़ गया। तो बढ़ा उसको कितना ले लें, तो एल का छोटा एक एल जोड़ देते हैं कि पहले एल था, अब एल प्लस डेल्टा एल है, कुछ बढ़ गया। मान लीजिए 5 मीटर का था और खींचे तो ये 6 मीटर हो गया, मान लेते हैं खींचने से। तो क्या हो गया, 5 मीटर पहले तो था ही और 5 मीटर प्लस 1 मीटर क्या हो गया, बढ़ गया। यही लिखे एल प्लस डेल्टा एल, कि पहले एल लंबाई था ही इसका नेचुरल, लेकिन फोर्स लगाया तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया। तो क्वांटिटी को हम मीटर के रूप में न लिख करके एल प्लस डेल्टा एल लिख रहे हैं कि पहले जितना था उसमें कुछ बदलाव हो गया। अब जब ऐसा हो जाएगा तो आप विकृति कैलकुलेट करें कि विकृति होगा कितना। तो ध्यान रखना है कि हमने क्या कहा कि आकार में परिवर्तन को मापा जाता है, और कैसा परिवर्तन, तो एकांक आकार में।
टोटल में नहीं, या भिन्नात्मक परिवर्तन आकार का जो होता है वही उसकी विकृति है। तो इसका फ्रैक्शनल चेंज निकालें तो स्ट्रेन हमको मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, स्ट्रेन बराबर आज पूछ दे, इतना दे दिए, हम सब कुछ समझा दिए, तो क्या होगा, तो बदला कितना, तो पहले एल था, अब एल प्लस डेल्टा एल, तो बदला कितना, बदला डेल्टा एल, यही ना बदला, इतना बदला, एल तो था ही पहले, चेंज हो गया डेल्टा एल का, मान लिया 5 मीटर है 6 मीटर, तो बदला कितना, 1 मीटर बढ़ गया, तो बदलाव तो इतना ही है। और कितना बदला, एल लेंथ में बदला, मतलब अगर ये 5 मीटर है और ये 6 मीटर हो गया लंबा करके, तो 1 मीटर 5 प्लस 1 बढ़ गया, 5 तो था ही पहले, 1 इंक्रीज कर गया, तो ये डेल्टा एल क्या है, 1 है, या 1 डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल पूरा में, तो एल में कितना, तो अगर 1/5 लिख दें तो यही इसका क्या होगा, विकृति हो जाएगा, कि जो बदला और पहले कितना था उसका रेशियो निकाल दे तो क्या कहलाएगा, फिजिक्स में विकृति कहलाएगा। मतलब अगर इस कंडीशन में जो चित्र बनाया गया है, स्ट्रेन पूछेगा तो क्या कहेंगे, डेल्टा एल बटा एल, यही विकृति कहलाएगा, और कुछ है नहीं विकृति। यहां चूंकि हम लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई लिए हैं, जो आकार लेंगे वहां पर लेना पड़ेगा। अब यहां ध्यान रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बीपीएससी 65 में पूछा गया क्वेश्चन, उठाकर देखेंगे आप, यही स्ट्रेन के बारे में पूछा है, और यही पूछेगा आपसे यूनिट और बीमा, और कुछ नहीं पूछेगा ज्यादा। और रेलवे वगैरह में आएंगे तो थोड़ा सा पूछेगा, जाकर एडवांस में फिजिक्स वहां टेक्निकल पूछता है ज्यादा, तो हम सब कुछ को लेकर चले, बीपीएससी को फोकस करें और बाकी सभी एग्जाम को कवर अप कर सके, ऐसे पढ़ाई करें। तो ये ध्यान रखें कि यूनिट पूछेगा तो ये लंबाई है, ऊपर में भी ये भी लंबाई है, मान लीजिए 1 मीटर और 5 मीटर, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो यहां क्या है कि अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो क्या से भाग देंगे, मीटर और बटा मीटर, चूंकि लंबाई है, ये जितना मीटर होगा 1 मीटर है तो 1 मीटर लें, और लंबाई हम कह रहे थे शुरू में 5 मीटर, तो 5, तो मीटर आएगा, तो मीटर मीटर कटेगा तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस, मतलब कोई इकाई ही नहीं है इसका। और हम बार बार कहते हैं कि जो राशि का इकाई ना हो वो एग्जाम में ज्यादा पूछता है, इसको इकाईहीन राशि कहा जाता है, इकाईहीन क्वांटिटी, कोई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि दोनों समान है तो कटेगा। तो बीमा क्या होगा, जब यूनिट नहीं है तो बीमा भी नहीं होगा, तो बीमा क्या होगा, m0 l0 t0, यहां पर था ना m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2, यहां कोई बात 0 मतलब 1 होता है, कुछ है ही नहीं, और इसलिए इसको इकाईहीन के साथ साथ बीमाहीन राशि भी कहा जाता है। और यही पूछा था बीपीएससी 65 में कि इनमें से कौन इकाईहीन और बीमाहीन राशि है, तो एक तो ये स्ट्रेन को ध्यान रखना है, बार बार पूछे। और ये क्या हो गया, तो लंबाई में परिवर्तन हो गया, मतलब स्ट्रेन बराबर पूछेगा लंबाई के सेस में, तो क्या कहेंगे, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कितना बदला, और बटा क्या, तो मूल लंबाई, क्या बटला, मूल लंबाई। तो ये अगर निकाल देंगे तो हमको लंबाई का विकृति पता चल जाएगा कि लंबाई में कितनी विकृति आई। और ये देख रहे हैं कि क्या है, भिन्नात्मक परिवर्तन है। नेचर में हमने कहा जो भी है अपने आप में बहुत खूबसूरत है, जिस रूप में भी नेचर ईश्वर ने बनाया है सब अपने आप में सुंदर है, इनक्रेडिबल, अद्वितीय है, वैसा दूसरा कोई पृथ्वी पर है ही नहीं। लेकिन हम उसको जरूरत के हिसाब से चेंज करते हैं, और चेंज जैसे ही करेंगे तो विकृति आ जाएगी। भले एक काले लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी शेप खराब है तो पार्लर में जाकर के पेंट करवाते हैं तो चेहरा खूबसूरत हो जाता है, तो हमारे नजर में खूबसूरत हो गया, लेकिन नेचुरली वो उसमें विकृति आ गई, खराबी आ गई, जो एक्चुअल उसका था उसका शेप बदल गया। और यही समझना है कि जब भी किसी पिंड के आकार में परिवर्तन हो और वो परिवर्तन हम यूनिट एरिया में, यूनिट शेप में चेंज करके निकाल लें, तो उस परिवर्तन को हम नाम दे देते हैं फिजिक्स में क्या, विकृति। तो लंबाई में होगा तो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, और अगर लंबाई के जगह क्षेत्रफल में होगा, क्षेत्रफल में होगा तो लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन और बटा मूल क्षेत्रफल जितना पहले था, ये ध्यान रखना। और अगर आयतन में होगा तो लिखेंगे आयतन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और बटा मूल आयतन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, जिस क्वांटिटी को लेना है उसी क्वांटिटी का आपको दोनों चीज लेना है, लंबाई का निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं।
क्योंकि अगर पिंड है ऐसे तो लेंथ होता है, अगर तार है तो सिर्फ लंबाई दिखेगा, लेकिन अगर इसमें लेंथ के साथ साथ वृत्त भी खींचेंगे तो लंबा भी होगा और पतला भी होगा, तो चौड़ाई भी घटेगा और लंबाई बढ़ेगा। अगर ये इसमें क्यूब है और इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई तीनों बदलेगा, मतलब आयतन में परिवर्तन हो। तो ध्यान रखना है। अब यहां क्या है कि जब लंबाई में विकृति कैलकुलेट करते हैं तो इसको एक नाम देते हैं जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये ध्यान रखना, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसमें? तो जब हम लंबाई में विकृति निकालें, ये ध्यान रखना। तो लंबाई में अगर विकृति कैलकुलेट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और अगर क्षेत्रफल में निकालेंगे तो शियरिंग स्ट्रेन, ये ध्यान रखना है। शियरिंग स्ट्रेन किसमें? क्षेत्रफल में। और अगर आयतन में निकालेंगे तो कहलाएगा वल्क स्ट्रेन। तो वल्क स्ट्रेन किसमें? आयतन में। और इस प्रकार से आप स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग शेप के आकार पर। और इसलिए जब स्ट्रेन की बात आती है तो ध्यान रखना है कि स्ट्रेन जो होगा उसका सबसे जो कॉमन बेसिक तरीका होगा कि अगर स्ट्रेन बराबर आपसे पूछ दिया जाए कि स्ट्रेन बराबर होता क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर अगर क्षेत्रफल, वॉल्यूम या लंबाई ना दिया रहे और तब आपको स्ट्रेन पूछ दे तो उस स्थिति में स्ट्रेन बराबर क्या कहेंगे? तो कहेंगे स्ट्रेन बराबर सिंपली क्या कहेंगे? तो हमने लिखा था आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार। तो आकार में परिवर्तन और बटा क्या? मूल आकार। ये अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो आपको स्ट्रेन मिल जाएगा। ये अलग बात है कि लंबाई निकालेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे शेयरिंग स्ट्रेन कहलाएगा, और आयतन निकालेंगे तो वल्क स्ट्रेन कहलाएगा। तो यही स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात, और दोनों का जो इंपॉर्टेंट बताया गया इतना तो जरूर याद रखें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, खासकर जीएस के लिए। समान अध्ययन के अंतर्गत ये दोनों टॉपिक से सवाल अक्सर पूछता है। अब यहां के बाद स्ट्रेन और स्ट्रेन से रिलेटेड एक सिद्धांत पढ़ना है, नियम पढ़ना है फिजिक्स का, और वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद कुछ इलास्टिसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो एग्जाम में जीएस में पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को, जिसमें यहां पर एक लॉ पढ़ना है और वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ का नाम है हुक्स लॉ। ये ध्यान रखना, हिंदी में इसको हुक का नियम कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हुक लॉ। क्या कहता है हुक्स लॉ, इसी को ध्यान दें। तो हुक के बारे में पढ़े हम लोग पहले भी बायो में कि रॉबर्ट हुक सेल को खोजा था दुनिया में पहली बार, और वही हुक हैं जिन्होंने फिजिक्स में इलास्टिसिटी में एक नियम दिया जिसको हुक्स लॉ कहते। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत, एक लॉ का खोज किया हुक ने। इंग्लैंड के रहने वाले एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक, जो भी कह सकते हैं। तो क्या कहा इलास्टिसिटी से संबंधित लॉ में, इसको समझना है। तो कहा इन्होंने कि कोई पिंड है ऐसे, और पिंड को बल लगा करके इसमें फोर्स लगाएं और इसके शेप को चेंज करें। फोर्स लगा करके शेप को क्या करें? बड़ा करें, चेंज करेंगे। बड़ा करने का मतलब क्या हो गया? फोर्स लगाने से इसमें क्या आ गई? विकृति आ गई, विकृति आ गई, स्ट्रेन हो गया। क्योंकि जैसे ही शेप बदला विकृति तो आएगा, नेचुरली कहा गया है कि जैसे ही शेप चेंज होता है तो विकृति आ जाती। तो आपने बल लगाया और बल लगाने से विकृति आ गई, और विकृति आएगा तो अंदर में क्या क्रिएट होगा? प्रतिबल क्रिएट होगा, जो चाहेगा इसको खींच करके पुराने शेप में वापस लाना। ये सब पढ़ाया हमने आपको कि विकृति कैसे होता है, प्रतिबल कैसे होता है, क्यों होता है, और ये इलास्टिक बॉडी में होता है ऐसा। अब यहां ध्यान दें कि एक पिंड है ऐसे रबर का, और इसको खींचे, ऐसे खींच करके लंबा कर रहे हैं आप,
तो शुरुआती में खींचेंगे तो अंदर का बल छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो अगर थोड़ा सा लंबा हुआ है तो अंदर में जो प्रतिबल क्रिएट होगा वो छोटा होगा। और बड़ा करें खींचकर, प्रतिबल अंदर का थोड़ा और बढ़ेगा, और बड़ा करें थोड़ा और बड़ा होगा। हमने कहा था जिम में जाएं और मसल्स को डेवलप करने के लिए स्प्रिंग जो खींचना होता है, जो इलास्टिक होता है काफी, और काफी ताकत लगता है उसमें। तो जितना ताकत से आप खींचेंगे उसकी लंबाई जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ताकत से वो स्प्रिंग चाहेगा कि आपके हाथ को फिर से सटा करके पुराने शेप में ले। तो क्या हो रहा है कि जितना जितना आप लंबा कर रहे हैं, खींच करके बल लगा रहे हैं, तो उसमें प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है। और प्रतिबल जो उत्पन्न हो रहा है वो उसके परिवर्तन पर डिपेंड कर रहा है कि ज्यादा लंबा होगा तो प्रतिबल बड़ा होगा, ज्यादा और लंबा करेंगे प्रतिबल बढ़ता जाएगा, लेकिन छोटा करेंगे तो प्रतिबल छोटा होगा। और यही हुक ने कैलकुलेट किया इसको समझने के बाद, और कहा सिंपली कि किसी पिंड में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, स्ट्रेस, कहा क्या? तो कहा कि प्रत्यास्थ पिंड में, प्रत्यास्थ पिंड में उत्पन्न प्रतिबल, उत्पन्न प्रतिबल विकृति का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। यही है हुक्स का नियम, और इसी को आपको याद रखना। कभी कभी आपको लॉ पूछ देगा एग्जाम में, जीएस में, तो सिंपल जो भी नियम है, न्यूटन्स लॉ, मिडिल सिद्धांत, हुक्स लॉ, फ्राइडे लॉ, ओम का नियम, सी बैक इफेक्ट, फ्राइडे नियम, बहुत सारा, जूल का नियम, बहुत सारा नियम पढ़ना है। पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे तो 20-25 नियम मिलेगा जो इंपॉर्टेंटली आपसे एग्जाम में पूछा जाए। उसमें एक ये भी है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ की जब बात आती है, हुक का नियम, तो ध्यान रखना कि हुक ने यही कहा कि प्रत्यास्थ पिंडों में उत्पन्न जो प्रतिबल होता है वो विकृति का सीधा समानुपाती होता है। कहने का क्या मतलब? मतलब कि जैसे जैसे आप विकृति इसको बड़ा करेंगे, साइज ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रतिबल भी उतना ही बढ़ेगा। अगर साइज छोटा करेंगे, ज्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे, तो प्रतिबल भी छोटा हो। स्प्रिंग को ज्यादा खींचेंगे तो स्प्रिंग ज्यादा ताकत लगाएगा अंदर की तरफ, कम खींचेंगे तो स्प्रिंग अंदर की तरफ कम ताकत लगाए। और इसी को हुक्स लॉ के रूप में जानते हैं। अर्थात यहां पर एक नियम दे दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही ना है, यह है प्रतिबल समानुपाती किसका? विकृति का। यही तो है नियम हुक्स का, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। आप ऑप्शनलिटी हटाएंगे, लॉ है तो ऑप्शनलिटी हटाएंगे तो प्रतिबल बराबर के इंटू विकृति होता है, के इंटू विकृति होता है। अर्थात के बराबर क्या होगा? तो प्रतिबल और बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। ये आपको एक नया फॉर्मूला है, इसी को ध्यान रखना। के बराबर क्या मिला? प्रतिबल बटा विकृति। जो के कहां से निकला है? हुक्स लॉ से आया। और यही के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर प्रतिबल होता है, स्ट्रेन और विकृति होता है। प्रतिबल बराबर नहीं है तो कांस्टेंट एक आएगा के गुना विकृति, तो के बराबर प्रतिबल बटा विकृति। तो यहां पर के को ध्यान रखना, और के को कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। इसको प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है इसको। और प्रत्यास्था गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इस चैप्टर में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके लिए हम कहा बार बार कि यूनिट और डायमेंशन इतना ही ध्यान रखना। ये तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इतना डिटेल में आपको समझा रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, जो पढ़े बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअली याद रहे और याद करना बिल्कुल आसान हो जाए। अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात हम कह रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को देखें और के बराबर आपसे पूछ दे कि के बराबर क्या होता है, तो कोफिशिएंट इलास्टिसिटी होता है। तो के का यूनिट पूछ दे कि यूनिट क्या होगा, के का यूनिट। यही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
खासकर समान अध्ययन में या समान विज्ञान में। तो यहां पर क्या है, प्रतिबल है विकृति। तो प्रतिबल का भी हमने निकाला था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बटा नीचे क्या है, कोई राशि नहीं है, ये तो राशिहीन है। तो यहां क्या है, नीचे इकाईहीन है, क्योंकि विकृति का कोई इकाई होता नहीं। तो नीचे वाला कटेगा तो बचेगा क्या, तो यूनिट बच जाएगा, यही नाम होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया यूनिट किसका, तो दोनों का। किसका, दोनों का। स्ट्रेस का तो पहले से था ही, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट यही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसका बीमा पूछे, डायमेंशन, तो बीमा पूछेंगे तो क्या होगा, तो न्यूटन का बीमा हम निकाले थे पहले भी, ml2 ml t-2 और बटा L2 एरिया का, क्षेत्रफल का। तो कितना होगा, ml-1 t-2। तो यही तो था स्ट्रेस का भी, और यही है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी। तो प्रतिबल का पूछे तो या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का पूछे तो बात एक ही है। और बार बार हम कहते हैं कि जो राशि कई जगह पर आएगा और जिसकी इकाई बीमा समान होगी, वो एग्जाम में आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो दोनों को ध्यान रखें, प्रतिबल को ध्यान रखें, विकृति को ध्यान रखें, हुक्स के नियम को ध्यान रखें, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को ध्यान रखें। ये सब आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इलास्टिसिटी में। अब आगे चलते हैं। तो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर कांस्टेंट का प्रयोग होता है। फिजिक्स जब पढ़ते होंगे 12th लेवल में, जो जिनका रहा होगा फिजिक्स, तो वो सब कुछ को जानते हो। अब यहां क्या है कि नॉर्मली यहां पर हम प्रतिबल विकृति लिए हैं, लेकिन ये कैटेगराइज स्पेशलाइज नहीं किए कि कौन सा प्रतिबल और कौन सी विकृति, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर हम यहां पर के लिख रहे हैं और के बराबर क्या लिखा हमने, प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति, ये लिखा, जो अभी हमने आपको समझाया पूरा, जो हुक्स के नियम में कांस्टेंट आया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के रूप में। लेकिन अगर प्रतिबल के जगह पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल ले ले, अनुदैर्ध्य प्रतिबल ले ले, और विकृति के जगह अनुदैर्ध्य विकृति ले ले, ये दो चीज ले करके अगर आप के को कैलकुलेट करते हैं, किसको किसको लेना है, प्रतिबल के जगह अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति की जगह अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ले लें और इसको भाग दे दें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से इसको हम रेशियो निकाल दें। तो अब ये के नहीं कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, बाई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बाई कहलाएगा। और इस बाई का एक नाम है जिसे यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। तो यंग्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा, इसलिए यंग्स मॉडुलस कहते हैं इसको। तो यंग्स मॉडुलस बाई, तो के दे दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और बाई दे दिया तो यंग्स मॉडुलस। तो याद रखना कि यंग्स मॉडुलस जब भी निकलेगा तो वह प्रतिबल, वह विकृति लिया जाएगा जो लंबाई में होता है। हमने कहा था लंबाई में अगर चेंज होगा तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड जुड़ेगा उसमें, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो, दोनों का रेशियो निकाल दें तो एक रेशियो के रूप में कांस्टेंट जो प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा, यंग्स मॉडुलस होगा। अब यंग्स मॉडुलस का अगर पूछ दे यूनिट और डायमेंशन तो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस का पूछ दे, ये न दे घर्षण गुणांक या प्रत्यास्था गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्या दे दे, यंग्स मॉडुलस दे दे, इसका यूनिट और बीमा पूछे तो इसका यूनिट बीमा क्या होगा। यहां प्रतिबल है, विकृति है, विकृति का तो न इकाई होता ना बीमा होता है, यहां प्रतिबल है, प्रतिबल का तो फोर्स पॉइंट एरिया होता है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जब इसका यूनिट निकालेंगे तो ये भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या और में बीमा लिखें, बीमा, जब बीमा लिखेंगे तो क्या आएगा, तो बीमा यही आएगा जो पहले आया था, ml-1 t-2। तो यही तो क्वांटिटी में समानता है, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पूछे तो सेम, स्ट्रेस पूछे तो सेम, या यंग्स मॉडुलस पूछे तो सेम, बात एक ही है। और हम इसीलिए कहते हैं कि कंफ्यूजन इसलिए होता है कि नाम अलग अलग है लेकिन यूनिट और डायमेंशन सबका समान है।
और इसलिए एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता। तो ये हुक्स का नियम याद रखना है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसी को आप विकृति करेंगे तो निश्चित तौर पर वो प्रतिबल ज्यादा करेगा। किसी को तंग करते हैं तो रिएक्शन छोटा मिलता है, जब छोटा बहुता तंग करे। जब ज्यादा तंग कर देंगे किसी को तो रिएक्शन भी उतना ही बड़ा मिलेगा। और ये नेचुरल फिनोमेना, स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेचर में ऐसी घटनाएं घटती है। देखते हैं कि जो कमजोर होते हैं उनको लोग अक्सर एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, दबाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत दबाएंगे तो थोड़ा बहुत वो रिएक्ट करेगा, गुस्सा करेगा, आपसे बात करना बंद कर देगा। लेकिन ज्यादा अगर आप उसको परेशान करेंगे तो कभी ना कभी वो बगावत कर देगा। और यही हुक्स का नियम कहता है कि जैसे जैसे हम विकृति बढ़ाएंगे प्रतिबल उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये ध्यान रखना है। ये नियम किसका? हुक्स का। और ये नियम इलास्टिक पिंडों में लागू होता है, ये ध्यान रखना। तो इतना पहले ध्यान दे कि क्या हो रहा है, किस नियम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इलास्टिक पिंडों का क्या नेचर होता है, और कुछ जो क्वांटिटी आपको बताया गया उसको ध्यान रखना। अब इतना पढ़ लिए तो इलास्टिसिटी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैं 2-3 और पॉइंट आपको बता देता। तो इलास्टिसिटी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बन जाएगा समान अध्ययन में। टेक्निकल एग्जाम में कुछ और भी पढ़ना होगा, लेकिन समान अध्ययन में जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से बता पाए। अब यहां के बाद एक इंपॉर्टेंट राशि होता है जिसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्था सीमा, इलास्टिक लिमिट बार बार एग्जाम में पूछेगा। अब इसको समझना है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और उसको इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, तभी आप चीजों को याद रख पाएंगे। अब सिंपल हमने अभी कहा था कि इलास्टिक पिंड कोई भी होता है, इस पर फोर्स लगाने से इसका आकार बढ़ता है, और फोर्स हटाने से फोर्स जब हटाते हैं तो पिंड वापस अपने शेप में आ जाता है। अगर ऐसा करता है तो उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक कहते हैं। और फोर्स लगा करके लंबा कर दें और फोर्स हटाएं तो वापस ना आए तो क्या कहते हैं? तो प्लास्टिक कहते हैं। और फोर्स लगाने पर टूट जाए तो क्या कहते हैं? तो ब्रिटल कहते हैं। और हमने शुरू में ही कहा था कि नेचर में जो भी पिंड है उसमें कुछ इलास्टिक, कुछ प्लास्टिक और कुछ ब्रिटल का गुण होता। अलग अलग कंडीशन में वो इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल का गुण प्रदर्शित करता। अब ये रबर है मान लेते हैं, और अगर इसको खींचेंगे तो खींचेंगे ये लंबा हो जाएगा, खींचेंगे तो क्या होगा? लंबा होगा। और छोड़ देंगे तो फिर वापस अपने शेप में आ जाए। तो फोर्स लगाया आपने, फोर्स लगा करके खींच कर लंबा कर दिया, और जैसे ही फोर्स हटाया तो पहले फोर्स लगा था तो इतना लंबा था, फोर्स जैसे ही छोड़ेंगे फिर सिकोड़ करके वापस जैसे पहले था वैसा ही हो जाए। तो कह रहे हैं इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन रबर को देखें और खींच करके देखें, खींचे ऐसे ऐसे करके, तो नॉर्मली हल्का हल्का खींचेंगे तो बहुत दिन तक उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी। कस के लंबा खींच दें, इतना खींच दें कि उसका लिमिट क्रॉस कर जाए, मतलब खींच दें पूरा ताकत लगे, तो फिर छोड़ेंगे तो वापस शेप में नहीं आए। यही समझना कि रबर में भी एक सीमा तक बल लगाने पर वो पुराने शेप में वापस आएगा, और उस सीमा से अगर बाहर चले गए, बड़ा फोर्स लगा दिए, तो उसकी प्रत्यास्था की गुण समाप्त हो जाएगी, और फिर वो इलास्टिक ना होकर के क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। मतलब कि ऐसे फोर्स लगा तो लंबा हुआ, छोड़े तो ऐसे हो गया, लेकिन और बड़ा फोर्स लगा करके इसको इससे लंबा खींच दिए और छोड़े तो फिर वापस शेप में नहीं, इतना ही रह गया। तो पहले ये इलास्टिक था, लेकिन जब ऐसे छोड़ दिया और ऐसे ही रह गया तो क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। और लंबा खींच दिए और दो टुकड़े में बट गया ये, तो कहेंगे क्या हो गया? ब्रिटल हो गया। यही समझना। तो समझना क्या है कि किसी भी इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक पिंड के लिए बल का वह मान जहां तक वो प्रत्यास्था के गुण को बनाए रखता है, प्रत्यास्था का गुण प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग प्रत्यास्था सीमा मानते हैं। जहां पर मैक्सिमम फोर्स लगा करके
मतलब अगर 50 न्यूटन तक बल लगाने से ये अपने गुण में रहता है, वापस आ जाता है। तो ये 50 न्यूटन इसका क्या है, प्रत्यास्था सीमा। अगर इससे बड़ा बल लगा दिया, मान ली 51 न्यूटन लगाए और तब ये वापस नहीं आया शेप में, लमड़ करके रह गया, तो मानेंगे कि 50 न्यूटन इसके प्रत्यास्था सीमा थी और हम सीमा से बाहर चले गए, बड़ा फोर्स लगा दिए, इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई और इलास्टिक से क्या हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, वो पुराने शेप में वापस नहीं आएगा। तो रबड़ जो यूज करते हैं, अच्छा क्वालिटी का रबड़ नहीं होता है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और फिर वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। और उसी रबर को कोई ज्यादा ताकत आकर खींच के तोड़ दे तो फिर वो क्या हो गया, ब्रिटल हो गया। और ये होता है अक्सर, साइकिल चलाते होंगे कभी ना कभी जीवन में, सब साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में वॉल्व पिन होता है हवा भरने वाला, और वो रबर का वॉल्व लगा रहता है जो हवा को अंदर जाने देता, अंदर से बाहर आने नहीं देता, ये ध्यान रखना। और पाइप से हम लोग हवा भरते हैं, और पाइप से अगर फोर्स लगा करके लगातार पंपिंग करे, ऐसे ऐसे लगातार ताकत लगा, जो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी भर ले, तो जल्दी जल्दी पाइप मारेंगे तो हवा तो भर जाएगा, लेकिन वो जो रबर लगा हुआ है वॉल्व पे, वो रबर की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाएगी। जो बहुत तेजी तक, देर तक आप फैला कर रखेंगे, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए हवा जब भी भरना होता है तो एक पंप मारे, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर दूसरा पंप मारे, रिलैक्स हो, तीसरा पंप मारे, तो बीच बीच में इंटरवल देना चाहिए ताकि उसकी इलास्टिसिटी बनी रहे, उसकी प्रत्यास्था सीमा के अंदर काम हो। प्रत्यास्था सीमा के बाहर अगर उसको लंबा खींच दिए तो वॉल्व पिन ढीला हो जाएगा और हवा आप भरेंगे निकल जाएगा, भरेंगे निकल जाएगा, और फिर जाएंगे मैकेनिक के पास और बोलेंगे कि लगता है कि टायर पंचर हो गया, इसको चेक करो, तो बोलेगा कि अरे यार टाइम तो पंचर नहीं हुआ, वॉल्व पिन आपका खराब हो गया। तो फिर एक छोटा सा रबर निकाल के लगा देगा, टाइट हो जाएगा, इलास्टिसिटी कारण हवा फिलअप हो जाए। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट जो ध्यान रखना कि ये इलास्टिक है, इलास्टिक सीमा के अंदर तक इलास्टिक है, इलास्टिक से बाहर चला जाए और वो टूटे नहीं तो प्लास्टिक होगा, और इलास्टिक सीमा से बाहर जाए और अगर वो टूट जाए तो ब्रिटल हो जाए। तो ध्यान रखना है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर बल लगाने से पिंड में प्रत्यास्था का गुण रहता है, प्रत्यास्था का गुण बरकरार रहता है, यह ध्यान रखना। दूसरा, प्रत्यास्था सीमा से बड़ा बल लगा देने पर, बड़ा बल लगाने पर पिंड नहीं टूटे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। इलास्टिक नहीं रहेगा, क्या होगा, प्लास्टिक हो जाएगा। और अगर टूट जाए तो क्या बन जाएगा, तब ये ब्रिटल बन जाएगा। एक ही पिंड था, प्रत्यास्था सीमा के अंदर इलास्टिक था, प्रत्यास्था सीमा के बाहर चले गए, टूटा नहीं, प्लास्टिक हो गया, और प्रत्यास्था सीमा के बाहर बल लगाया, टूट गया तो ब्रिटल हो गया। तो यही हमने समझाया था, और इसी के द्वारा हम बहुत सारा काम करते हैं। धातु को पिघलाकर प्रत्यास्था सीमा से ऊपर ले जा करके पतला पतला तार बना देते हैं, खींच कर हथौड़ी मार करके चादर को लोहे का, एल्युमिनियम का सीट बना देते हैं। तो सब क्या होता है, इसी प्रत्यास्था सीमा पर काम होता है, ये ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, दो चीज, रबर और इस्पात, ये दो चीज को ध्यान रखना जो एग्जाम में बार बार पूछता कि इन दोनों में ज्यादा इलास्टिक कौन, तो आंसर होता है कि ज्यादा इलास्टिक इस्पात। रबर से ज्यादा इलास्टिक इस्पात है। क्यों, यही पूछ दे कि रबर की तुलना में इस्पात ज्यादा इलास्टिक होता है, इसका वजह क्या है। जबकि हम लोग को लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि रबर को आसानी से आप बल लगा करके फैला सकते हैं और छोड़ेंगे तो फिर वापस शेप में आ जाए। तो नॉर्मल लगता है कि इलास्टिक ज्यादा कौन, रबर। लेकिन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि इस्पात में इलास्टिसिटी ज्यादा। तो क्यों ज्यादा, तो यही समझना। तो समझना यह है कि ये रबर है मान लेते हैं, और इतना ही बड़ा अगर हम एक और पिंड ले लें जो इस्पात हो, स्टील,
तो ये इस्पात है, ये रबर है, दोनों बराबर लेंथ का है, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका। अब इन दोनों में हम बराबर फोर्स लगाएं और फोर्स लगा करके चाहते हैं कि इसका लंबाई दोनों का एक ही हो जाए, बढ़कर एल प्लस डेल्टा एल हो जाए, दोनों का, इसका भी और इसका, मतलब इसको फैला करके एल प्लस डेल्टा एल कर दें और इसको भी, इस्पात को भी फैला करके एल प्लस डेल्टा एल कर दें, एल प्लस डेल्टा एल कर दें। ये समझना कि पहले दोनों की लंबाई समान थी, रबर का था, इस्पात का था, और दोनों में फोर्स लगा करके उसको लंबाई बराबर बढ़ा दे। तो पूछेगा कि ऐसा करने में बल किसमें ज्यादा लगेगा, रबर में कि इस्पात में? तो सभी व्यक्ति एकदम जो नहीं भी जानते वही बता देंगे इस्पात में ज्यादा बल लगेगा, क्योंकि रबर को खींचना आसान है, खींचेंगे तुरंत इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस्पात को खींच करके इतना बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट काम है, ये बहुत ताकत खोजेगा और नॉर्मल आदमी से तो होगा भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि देखते होंगे ट्रैक होता है रेलवे का, और जब धूप पड़ती है तो ये फैल करके लंबा हो जाता है थोड़ा, और फिर रात्रि में ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है। तो फैला कैसे? गर्मी पकड़ के फैल गया और फिर ठंडा किया तो सिकुड़ गया। तो फैल सिकुड़ रहा है मतलब क्या है? इलास्टिक तो है इस्पात, लेकिन यहां पर जो हमको इस्पात रबर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इतना करने के लिए जो समान काम किया गया, इस्पात में बल क्या चाहिए? ज्यादा बड़ा बल चाहिए। और यही समझना क्या है कि समान विकृति उत्पन्न करने के लिए जिस पिंड में बल अधिक लगता है उसे ज्यादा इलास्टिक माना जाता है। यही याद रखना है, जो आपको रट करके आप लोग याद करते हैं कि इस्पात ज्यादा इलास्टिक है। क्यों इलास्टिक है? क्योंकि इस्पात में और रबर में अगर समान विकृति पैदा करना हो, समान लंबाई बढ़ाना हो, तो आपको इस्पात में बहुत बड़ा फोर्स चाहिए, इसमें फोर्स छोटा चाहिए। और समान विकृति पैदा करने के लिए जिस पिंड में ज्यादा बड़ा बल अधिक लगेगा उसको ज्यादा इलास्टिक माना जाता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो यही था आपके लिए समान अध्ययन के अंतर्गत इलास्टिसिटी प्रत्यास्थ था टॉपिक। तो इसको पढ़ें, याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। अगला जो क्लास होगा फिजिक्स का, उसमें इलास्टिसिटी से संबंधित हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का दम। रात्रि में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन आवर में, जिसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें और अपने एक्यूरेसी पर ध्यान दें। जितना जानते उतना बनाएं और तैयारी को धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि हम 100% स्कोर कर सकें। तो फिर मिलते हैं। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हो मैया की। थैंक यू।